हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन की बात कर रहे हैं ना। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि किसी बॉडी का वो सेंटर होता है जहाँ पर होल मासेस क्या रहेगी, कंसंट्रेटेड रहेगी। जैसे मान लीजिए कि एक कलम है ना, ये सपोज दैट कलम है, तो इसकी सेंटर ऑफ मास कहाँ होगी ये हमको पता करना है ना। तो जैसे सेंटर ऑफ मास की बात करें तो यहाँ पर एक फोर्स लगाइए, ठीक है ना। जहाँ पर ये बैलेंस हो गया वहीं पे से क्या है, सेंटर ऑफ मास है। तो किसी एक पार्टिकुलर बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके बॉडी पे ही होगा। अगर यूनिफॉर्म है तो उसके सेंटर पर होगा, और नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं मास ज़्यादा है और कहीं मास कम है, तो जिस साइड मास ज़्यादा होगा उसी साइड उसका सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट कर जाएगा सेंटर से। अब बात आती है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब हुआ कि दो स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट यहाँ है और एक स्टूडेंट कहाँ, यहाँ पे है। तो उसके सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगी, किसी के एक के बॉडी पे नहीं हो सकती, वो बॉडी से क्या होगी, बाहर होगी। मतलब एक स्टूडेंट यहाँ और एक स्टूडेंट यहाँ, तो हो सकता है कि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास हो या यहाँ पे हो या यहाँ पे हो। अगर दोनों का मास इक्वल है तो उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट की मास अगर ज़्यादा होगी तो उसी की तरफ सेंटर ऑफ मास क्या करेगी, शिफ्ट करेगी। ऐसा हम लोग सेंटर ऑफ मास में पढ़े। तो निकालने का क्या तरीका है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ क्या, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास। तो ये है सिस्टम, एक बॉडी है, रिजिड बॉडी, क्लियर है। अब इस रिजिड बॉडी है तो इसमें बहुत सारे क्या है, पार्टिकल्स है। तो सभी पार्टिकल्स का मैंने लोकेशन दिखाया। जैसे मान लीजिए कि M1 है तो उसका लोकेशन एक्स वाई और जेड के हिसाब से x1 y1 और z1 होना चाहिए। r1 वेक्टर हो गया। तो सेंटर ऑफ मास ऐसे डिफाइंड है। फॉर टू पार्टिकल्स के लिए मैंने सेंटर ऑफ मास लिखा है। तो x सेंटर ऑफ मास m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो एक्चुअली जो सेंटर ऑफ मास है वो कोऑर्डिनेट है किसी, है ना, एक्सिस का कोऑर्डिनेट, कि उसकी टोटल जो मास है वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड रहेगी। जैसे y सेंटर ऑफ मास तो m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। z सेंटर ऑफ मास m1 z1 प्लस m2 z2 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 हो गया। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से आपको रहेगा, है ना, इस तरह से चार है और सभी के जो बीच का है वो क्या हो गई, a, यहाँ भी a, यहाँ भी a, यहाँ भी a है। तो एक्सिस मानने के लिए स्वतंत्र है, आप ऐसे एक्सिस मान सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये 0,0 हो जाएगा, ये a,0, ये हो जाएगी a,a और यहाँ पर हो जाएगी 0,a। अब इसके फॉर्मूला यूज कर लीजिए, चार बॉडी है तो जैसे मान लीजिए एक सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है तो लिखिएगा m1 फिर x1 प्लस m2 और x2 प्लस x3 प्लस m4 और क्या लिखेंगे, x4 डिवाइडेड बाई लिखेंगे m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखिएगा तो क्या मिलेगा आपको, 0। यहाँ पर लिखिएगा तो क्या मिलेगा, सबका मास कितना है भाई, m, सभी का मास m है। तो m इंटू क्या मिलेगा, a मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा m इंटू a, यहाँ पर क्या मिलेगा, m इंटू a, सॉरी यहाँ पर आपको 0 मिलेगा ना, यहाँ पर 0 मिल जाएगा। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 4m। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपको a/2, एक सेंटर ऑफ मास आ गया। उसी तरह से जब y सेंटर ऑफ मास लिखिएगा तो ये भी कितना आ जाएगा, a/2। तो एक सेंटर ऑफ मास a/2 बीच में और y सेंटर ऑफ मास बीच में, और ये दोनों पॉइंट मिलाएंगे, यहाँ पर कट कर जाएगा तो मिड पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास हो गया। इसी तरह से आप कैलकुलेट करते हैं सेंटर ऑफ मास, पॉइंट मास के लिए बिल्कुल इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब बात क्या है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जब लिखेंगे तो dx सेंटर ऑफ मास और डिवाइडेड बाई dt लिख देंगे। अगर ये x में लिख रहे हैं तब, ये x में लिखे हैं तब तो डायरेक्ट लिखेंगे VCM x में। तो m1 फिर v1 m2 और फिर क्या v2, इस तरह से लिखेंगे और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 वेक्टर के हिसाब से अपना लिखते जाएंगे।
क्लियर। दूसरी बात ये है कि अगर मान ली कि ऐसे दिया हो, एक इधर है v1 और एक कितना है θ1, ये m1, एक इधर है वो है m2 और वेलोसिटी क्या है v2, एक इधर है ना, और ये है θ3 और ये जा रही है इधर v3 से, ये है m3। तो इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो लिखेंगे कंपोनेंट वाइज लिखेंगे। नाउ VCM है ना अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक करेंगे। कैसे लिखेंगे, पहले VCM x लिखेंगे। देखिए VCM x में लिख रहा हूँ, VCM x। तो देखिए इसका x में होगा क्या होगा, m1 v1 cos θ1, बिल्कुल m1 v1 cos θ1। इसका नहीं होगा, इसका होगा क्या होगा, माइनस में होगा, माइनस m2 v2 cos m3 है, m3 और v3 cos θ3 किधर हो गया I, और m1 प्लस m2 प्लस m3। क्लियर है। उसी तरह से क्या लिखेंगे, VCM y लिखेंगे। यहाँ पर क्या होगा, m1 होगा, v1 होगा और साइन थीटा क्या होगा 1 होगा, प्लस ये सीधे ऊपर है, इसमें क्या लिखेंगे m2 लिखेंगे और v2 लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे माइनस में लिखेंगे, नीचे आएगा इसका कंपोनेंट। तो माइनस m3 और v3 और साइन θ3, और किस में लिख देंगे जे कैप डिवाइडेड बटे m1 प्लस m2 प्लस m3। इतना सोल्व करने के बाद, इतना जब सोल्व करेंगे तो इसको एक वेक्टर के रूप में ड्रॉ कर देंगे। इसको वेक्टर के रूप में ड्रॉ करेंगे, तो वेक्टर के रूप में कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हो गया VCM किधर x में, ये हो गया VCM किधर हो गया y में, और ये हो गया आपका VCM, ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया दो वेक्टर के बीच का एंगल 90। तो VCM जो होगा, VCM x इसका स्क्वायर प्लस VCM y इसका स्क्वायर। क्लियर। फिर क्या लिखेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू VCM y का मॉड डिवाइडेड बटे VCM है ना x इसका मॉड, और यहाँ से अल्फा निकल जाएगा। तो कंपोनेंट वाइज में जब भी बात आएगी तो इसी तरह करना होगा। ठीक है, कंपोनेंट वाइज अगर आपको लिखना होगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब दूसरी बात ये रही कि एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। इसमें करना क्या है कि ए सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू डी VCM डिवाइडेड बाई dt लिख सकते हैं। ओके, तो ACM अगर ट्रू बॉडी के लिए लिखते हैं तो ACM इज इक्वल टू लिखेंगे m1 a1 m2 a2 प्लस डॉट डॉट mn an और डिवाइडेड बाई m1 m2 डॉट 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 कहाँ तक mn तक, m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक भाई mn तक आप कैलकुलेट करेंगे। टू बॉडी के लिए आप समझ ही रहे हैं कैसे करना है और क्या करना है, दो बॉडी के लिए आप दो लिख सकते हैं। अब है क्या कि सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास इन द फॉर्म ऑफ एरिया, एरिया के फॉर्म में हम लोग कैसे सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। जैसे हम जानते हैं कि R सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1 m2 r2 प्लस डॉट 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 mn rn लिखते हैं, डिवाइडेड बटे कैपिटल M मतलब टोटल मास। यहाँ पर लिखते हैं डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं m इज इक्वल टू रो इंटू क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम
है ना। तो एम इज इक्वल टू डेंसिटी रो हो गया, अब वॉल्यूम एरिया इंटू टी क्या हो गया, थिकनेस। ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए मैं फार्मूला बना रहा हूँ सेंटर ऑफ मास इन द फॉर्म ऑफ एरिया। एरिया के फॉर्म में हम फार्मूला बनाने जा रहे हैं, अब समझिएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू M1 की जगह पर क्या लिखना है, ρ1 है ना, A1 T1 R1, ρ2 A2 है ना, T2 R2 प्लस डॉट 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 ρn और AN और Tn, फिर क्या लिखना है Rn डिवाइडेड बटे कैपिटल M, ऐसे लिख देंगे। कोई डाउट नहीं। तो अब यहाँ पर क्या है कि आर सेंटर ऑफ मास फॉर टू बॉडी के लिए बात करते हैं। आर सेंटर ऑफ मास ρ1 A1 T1 ρ2 है ना, A2 T2 R2 डिवाइडेड बटे लिखेंगे ρ1 A1 T1 ρ2 प्लस में है ना A2 और T2, यहाँ पर है R1। ओके, अब क्या करते हैं कि इसको हम x के टर्म में लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, ρ1 A1 T1 x1, फिर लिखेंगे ρ2 A2 T2 और x2 डिवाइडेड बटे ρ1 A1 T1 ρ2 A2 T2। कोई डाउट, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। ओके, अब यहां देखते हैं। अब यहां पर क्या करना है, इफ ρ1 ρ2 रो कांस्टेंट हो, T1 T2 क्या हो, T हो, तो फार्मूला ऐसे बन जाएगा, एक सेंटर ऑफ मास बराबर रो A1 T और x1 रो A2 T और x2 डिवाइडेड बटे रो A1 T रो A2 T। सोल्व करेंगे तो मिलेगा कैसा, ऐसे A1 x1 प्लस A2 x2 डिवाइडेड बटे A1 प्लस A2, ऐसे मिलेगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना। अब देखिए एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको, इसको यूज करके दिखाते हैं कैसे इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यूज कैसे करते हैं आप समझो, इसका इस्तेमाल करके आपको हम दिखाते हैं ना, इसका यूज कैसे यूज करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। ओके, इस तरह से ऐसे। ओके, और देखिए इसको एक्सिस मानिए भाई, ऐसे ऐसे एक्सिस मान लेते हैं। क्लियर, ये वाई हो गया। इसकी साइड कितनी है, डी, और इसकी भी यहाँ से डायमीटर कितनी है, इसकी भी डायमीटर कितनी है, डी। पहली बात क्लियर है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ होगा। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ हो गया, हमारा 2 पॉइंट मानते हैं। क्लियर, 2 पॉइंट मान लेते हैं। तो ये हो गया d/2, पूरा d है तो d/2, और यहाँ से d/2, तो ये पूरा कितना हो गया, d हो गया। तो d और कॉमा कितना हुआ, 0, ये क्या हुआ 0,0। समझ में आया सेंटर ऑफ मास बनाने का तरीका। तो अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया होगा पाई r का स्क्वायर, मतलब कि पाई और d/2 इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। ये हो गया आपका A1, ये कितना होगा A2 बराबर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, तो साइड कितना है d स्क्वायर, है ना। अब देखिए यहाँ पर x1 कितना मिला आपको 0, x2 कितना मिला d, फार्मूला लगाइए आंसर। तो x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, A1 x1 फिर A2 फिर x2 डिवाइडेड बटे A1 प्लस क्या A2। क्लियर, तो यहाँ पर लिखिएगा x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू A1 का मतलब पाई d स्क्वायर बटे 4 इंटू 0 प्लस d का स्क्वायर इंटू d डिवाइडेड बटे क्या हो जाएगा
पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बटे 4 प्लस डी का स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। अब समझ जाइए, एक्स जो सेंटर ऑफ मास है, एक्स सेंटर ऑफ मास, वो देखिए क्या है, ये तो 0 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा डी क्यू। क्या हो जाएगा? डी क्यू। ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी का स्क्वायर यानी पाई डिवाइडेड बटे कितना? 4 प्लस 1, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बटे पाई बटे 4 प्लस 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं 4d डिवाइडेड बटे पाई प्लस 4, एक्स सेंटर ऑफ मास। ये हो गया आंसर, है कि नहीं? इसको आंसर आ गया। तो सेंटर ऑफ मास को आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने बात किया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब बात करते हैं क्या? फॉर कंटिन्यूअस बॉडी के लिए, यानी सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस बॉडी। तो सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस बॉडी की बात करें, सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस बॉडी। कंटिन्यूअस बॉडी का मतलब रॉड हो गया, है ना, रिंग हो गया, डिस्क, इस तरह की बॉडी की बात हो रही है। रॉड हो, रिंग हो और डिस्क हो, इसके सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट की जाएगी, ये हमें यहाँ पे बात करनी है। तो देखो भाई, रॉड का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? अभी रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? सेंटर पर होगा। रिंग है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर पर होगा। और डिस्क है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर पर होगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन नहीं देगा कि कहाँ पर होगा, है ना, आपको कुछ अलग टाइप के देगा। जैसे देखिए, पहली बात कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, है ना? तो एक्स सेंटर ऑफ मास जो निकालिएगा वो लिखिएगा एक्स डीएम डिवाइडेड बटे डीएम। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यहां पर है, इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ डीएम। डीएम का वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने पढ़ा होगा रॉड के लिए पढ़ा होगा लेमडा करके, और डीएम अपन क्या पढ़े होंगे? डीएल। तो डीएम बराबर हो गया लेमडा डीएल। रॉड के लिए लेमडा डीएल के टर्म में रहेगा। और डिस्क के लिए अगर बात करें, डिस्क के लिए तो सिग्मा बराबर होता है डीएम बटे डीए, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको बोलते हैं लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, और ये सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप लिखेंगे क्या डिस्क के लिए? एक है कि सॉलिड स्फीयर के लिए क्या लिखिएगा? सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर के लिए लिखिएगा रो लिखिएगा, इसको लिखिएगा डीएम डिवाइडेड बटे कितना? डीवी। तो ये हो गया डीएम इज इक्वल टू रो, और ये हो गया डीवी। क्लियर? अब इसे मान लीजिए क्वेश्चन से करते हैं। जैसे एक रॉड है, इस तरह से रॉड है ना, ऐसे रॉड है, देख रहे हैं, रॉड ऐसे। अब इसका लेमडा जो है, लेमडा, वो लेमडा नॉट प्लस एक्स वेरी कर रहा है ना। इसकी लंबाई कितनी है? एल। अब इसमें आपको क्या करना है? किसका सेंटर ऑफ मास बताना है। तो क्या करना है कि एक्स दूरी पर जाना है, ये dx हो गया, यहाँ से x दूरी पर आप जाएंगे, ठीक है, और ये dx पार्ट्स आप कंसीडर करेंगे, और इस df में मास कितना है? dm। तो पूरे लंबाई है, इसकी पूरे लंबाई, तो टोटल मास कितना हुआ? इसका m हुआ। तो a लंबाई में, जो a लंबाई है उसमें मास कितना है? कैपिटल M है। तो यूनिट में कितना हो जाएगा? m/l हो जाएगा। ओके, तो dx में कितना मास होगा? तो इसको लिखेंगे m बटे l इंटू क्या? dx लिखेंगे, और इस dx में जो मास है वो कितना है भाई? dm। तो ये हो जाएगा m/l इंटू dx। ये आपको समझ में आया?
एल है ना, एल लेंथ में कितना मास है m, तो यूनिट में कितना होगा m/l होगा, तो m/l इंटू डी एक्स, इस dx में जो मास है वो कितना है dm कैलकुलेट करके लाते हैं। ओके, अब यहाँ पर आते हैं फार्मूला, देखिए सेंटर ऑफ मास x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू x dm डिवाइडेड बाय क्या है dm, तो अब से dm को रिप्लेसमेंट करेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे क्या x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, x तो है ही, dm कितना है, dm है, हाँ सॉरी, और यहाँ पर क्या होगा, अब इस m/l को क्या लिखेंगे, लेमडा इंटू डी एक्स लिख देंगे, है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे लेमडा इंटू डी एक्स, और यहाँ पर लिखेंगे लेमडा इंटू डी एक्स। क्लियर है ये, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। और लेमडा बराबर क्या है, लेमडा 0 प्लस एक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लेमडा की जगह पर क्या लिखेंगे, लेमडा नॉट प्लस एक्स। अब ये नहीं कि ये काट देंगे, ये कैंसिल नहीं होगा, इसको कैंसिल आप नहीं कर सकते, है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, एक्स इंटू, है ना, लेमडा नॉट प्लस एक्स, और यहाँ पर हो गया डी एक्स इंटीग्रेशन, और यहाँ पर हो गया लेमडा नॉट प्लस एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन, तो 0 से लेकर कहाँ तक, l तक, 0 से l तक इंटीग्रेशन करना है। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लेमडा 0 x dx 0 से l प्लस, इसमें लिखेंगे क्या, x का स्क्वायर dx 0 से l, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर, और डिवाइडेड बटे लेमडा 0 dx 0 से कहाँ तक l, और प्लस x dx 0 से कहाँ तक l। अब इंटीग्रेशन आपको आती है, आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन जब करिएगा तो आपको रिजल्ट मिल जाएगी। कैसे रिजल्ट मिलेगी जरा देखिए, तो यहाँ पर मिलेगी x सेंटर ऑफ मास बराबर मिलेगी लेमडा नॉट l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लेमडा नॉट l स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा l के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, है ना, और यहाँ पर मिलेगा क्या, लेमडा नॉट l, और फिर क्या मिलेगा l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये आंसर हो जाएगा। ये सेंटर ऑफ मास की बात रही। अब क्या पढ़ते हैं इसमें, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं, उसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होती है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अभी हम बात करते हैं किसकी, लीनियर मोमेंटम की, लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन की बात करते हैं। देखिए एफ एक्सटर्नल जो हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, डेल्टा पी डेल्टा टी लिखते हैं। तो नाउ एफ एक्सटर्नल तो क्या करते हैं, 0 कंडीशन है, तो डेल्टा पी अपन डेल्टा जो टी होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी डेल्टा पी वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी पी फाइनल माइनस क्या होगा, पी इनिशियल इक्वल टू क्या होगा, 0। तो पी इनिशियल इज इक्वल टू हो गया पी फाइनल, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी m1 है ना u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। दैट इज when f external क्या हो जाए, 0, that is when f external 0 then linear momentum remains constant। ओके, यानी मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा जब एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, 0, यानी बाहर से कोई अगर बल नहीं लगाते हैं, तो इससे काफ़ी सवाल सोल्व होता है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट डे लिखेंगे फार्मूला, किसका लिखेंगे हम लोग, कोलिजन का फार्मूला लिखेंगे। ओके।